नमस्कार आदाब, मैं हूं दानिश और आप शुरू कर चुके हैं एक बार फिर से डी भारत न्यूज़ चैनल। रसिया और यूक्रेन की युद्ध के बीच लगातार जो भारतीय छात्र जो फंसे हुए थे उनका थोड़े थोड़े वो छात्र इस समय भारत में आ चुके हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक प्रज्ञा त्रिपाठी जी हैं जो यूपी की रहने वाली हैं और यूपी के एक जिला है कन्नौज, वहाँ की एक छात्रा हैं प्रज्ञा त्रिपाठी जी। उनसे हम बात करें। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हेलो एवरीवन, आई एम प्रज्ञा। मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में थी, बट जैसा मैं मतलब 24 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, बट 23 तक ऐसा वहाँ पर कुछ था नहीं। हम लोग की यूनिवर्सिटी वाले या जो भी थे उन लोगों ने कुछ ऑफिशियली मेल्स वगैरह नहीं दिए थे, तो हम लोग को ऐसा कुछ पता नहीं था क्या करना है। और जो भी इंडियन एम्बेसी या यूक्रेन एम्बेसी जो भी थे उन्होंने 3-4 दिन पहले ही मतलब नोटिस वगैरह दिए थे कि जिसको निकलना है, मतलब टेम्पोरेरीली कुछ ऑफिशियल नहीं था बट टेम्पोरेरी जिसको निकलना है 3-4 दिन में निकल ले, इस वीक में तो अच्छा है। जैसे मेरा क्या था कि मेरा पेपर था 23 को, तो उससे पहले हम फ्लाइट करा नहीं सकते थे। जैसे मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने 24 का फ्लाइट करा लिया था, तो उन्हें 23 की शाम को निकलना था। तो वो लोग मतलब जो फर्स्ट ब्लास्ट हुआ था आपने सुना होगा वो कीव में हुआ था। हाँ, तो 24 का उनका फ्लाइट था, तो 23 को वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और हमने सोचा था कि हम 24 या 25 तक करा लेंगे। तो मतलब सुबह पता लगता है 7 बजे हम लोग की क्लास है और वहाँ पे फर्स्ट ब्लास्ट हो चुका था। मेरे फ्रेंड्स जो थे वो सब एयरपोर्ट पे ही थे। तो फिर उसके बाद से फिर मतलब सिचुएशन थोड़ी बहुत पैनिक होने लगी थी। सबसे पहले स्टार्टिंग कीव और खारकीव यहाँ पे ब्लास्ट होना स्टार्ट हुआ था। तो मतलब ये था फिर फ्लाइट करा लेंगे कल की, बट उसके बाद से एकदम से एयर स्पेस वगैरह सब ब्लॉक हो गया था, फ्लाइट्स भी नहीं हो रहे थे, टिकट्स नहीं हो रहे थे। फिर सब पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी और फिर भी यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी को भी मेल नहीं था कि हाँ अब आप लोग जाओ या कुछ भी करो। इनफैक्ट हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उस दिन भी। फिर उसके बाद से मतलब वो लोकल पीपल में रश ज़्यादा हो गया था। कोई ग्रॉसरी ले रहा है, जो भी सीनियर्स थे वो कह रहे हैं कि मतलब ग्रॉसरी ले लो 10-15 दिन का, कब जाना होगा कब नहीं जाना होगा कुछ पक्का नहीं है। तो फिर उसके बाद से मतलब हम लोग का सब बच्चे खुद ही बस करके या जो भी बॉर्डर्स पर जाते, मतलब 3 बॉर्डर बनाए गए थे ना, पोलैंड, रोमानियन और हंगरी वाला। तो पहले सुना था कि सारा यूनिवर्सिटी वाइज सबको अलग अलग बॉर्डर दिया जाएगा, तो इसलिए पहले पोलैंड पे सब लोग जा रहे थे। पोलैंड पे बहुत ज़्यादा मतलब रश हो गया था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, 20 किलोमीटर चलने का कुछ था। तो हम लोग का पहले डिसाइड हुआ था, हम लोग के जो सीनियर्स थे मतलब जिनके साथ हम जा रहे थे, कि हम लोग पहले पोलैंड से होके जाएंगे, बट वहाँ पता लगा कि 20 किलोमीटर्स कुछ चल रहा है, तो फिर प्लान ड्रॉप हो गया था। फिर वहाँ से फिर उसके बाद रोमानियन बॉर्डर, तो हम लोग को लगा वहाँ पे कोई रश नहीं है, तो हम लोग पहुँचे आराम से 10 बजे पहुँच गए थे सुबह। फिर उसके बाद पता लगा कि क्या कहते हैं वहाँ पे कुछ बसेस वगैरह आएंगी इंडियन एम्बेसी की तरफ से, बट वो बॉर्डर की उधर साइड आ रही थी। तो हम लोग मतलब 5-6 घंटे वही वेट कर रहे थे कि आएगी बस आएगी। तो फिर जो हम लोग के मेंटर थे उन्होंने कहा ऐसा है कि हम लोग लग नहीं रहा है कि बसेस आएंगी, तो हम लोग ऐसा करते हैं अपने आप से ही चलते हैं। तो 5 बजे तक वहाँ बॉर्डर पे कुछ ज़्यादा रश नहीं था, थोड़ा बहुत था, मतलब ऐसा नहीं था। 5 बजे के बाद वहाँ पे इतना रश स्टार्ट हो गया, बसेस से हर यूनिवर्सिटी से बच्चे आने लगे। कोई मतलब फोर्स नाम पे कुछ नहीं था, ना लाइन बॉर्डर क्रॉस करना नहीं, मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया था, इतना भी डिस्टेंस नहीं था किसी के पास कि इधर हिल भी ले। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे फेंट हो रहे थे, कितने बच्चों की तबीयत भी खराब हुई, हाइपोथर्मिया हो गया, किसी को कोई फेंट हो रहा है, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, टेम्परेचर भी बता रहे हैं माइनस में बहुत ज़्यादा। मतलब जब हम थे तब तो इतना नहीं था, फिर भी मतलब होगा 2-3 तक होगा। लेकिन जैसे मेरा था मतलब हम लोग 2 बजे निकल पाए थे बॉर्डर क्रॉस, वो भी ऐसे निकले एकदम रश में, मतलब एकदम कैसे निकल गए आपको भी नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे फंसे हुए थे जो मेरे साथ वाले, इनफैक्ट अभी भी फ्रेंड्स हैं वो शेल्टर्स में ही, अभी तक उनकी कुछ नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद बॉर्डर क्रॉस होने के बाद फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जब तक हम थे तब तक नहीं थी, बस तुरंत अरेंज हो गई थी। फिर हम लोग को रोमानियन में शेल्टर्स में हमें तो बहुत अच्छे से रखा गया था, अपार्टमेंट था बहुत अच्छा सा, वहाँ के लोकल पीपल बहुत अच्छे थे, बार बार खाने का भी ला रहे थे। और फिर उसके बाद हमें तो 1 दिन का स्टे कराया गया था, उसके बाद मेरी तुरंत ही फ्लाइट थी। लगभग जहाँ आप रह रहे थे वहाँ से और बॉर्डर तक आने में कितने डिस्टेंस का फासला करके पैदल चले थे? पैदल नहीं, बस वही तो बस से वही इंडियन एम्बेसी की 3 बसें आ रही थी उस टाइम, मतलब 50-50 स्टूडेंट्स जा रहे थे। तो वो लोग बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट बॉर्डर क्रॉस करने तक ही प्रॉब्लम है। मतलब मेरे निकलने के बाद ही हमको पता लगा, जब जो फ्रेंड्स मतलब वहाँ रह गए थे वो लोग स्टोरीज भेज रहे थे कि वहाँ पे मतलब कुछ डंडे वगैरह स्टार्ट हो गए थे, फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। अभी जिसमें कल किसी की वो डेथ हो गई फायरिंग में। हाँ। तो उसके मेरे निकलने के बाद ये सब जस्ट स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो भी अलग अलग बॉर्डर्स पे मेरे फ्रेंड्स थे, तो हर जगह पे स्नोफॉल हो रही है, मतलब वो खड़ा होना वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है अब। कितने लोग मतलब किस तरीके से रह रहे हैं वहाँ पे? आप कौन से सिटी में थे आप?
टेर्नोपिल में। टेर्नोपिल और कीव की दूरी कितनी है लगभग? 8 to 9 आवर्स का डिस्टेंस है। 8 to 9 आवर्स का। तो वहाँ वो लोग जैसे मतलब टेर्नोपिल वेस्ट में पड़ता है और हम लोग सेफ है इधर। आप पश्चिम में थे? हाँ, और इधर ये सब ईस्ट में जो कीव है, खार्किव है, इधर बहुत ज्यादा हो रहा था। अभी तो वही पता लगा ना कीव खार्किव में, तो अभी इवानो और ये सब में अब ब्लास्ट हो चुका है। अब तो कुछ नहीं है। टेर्नोपिल में शायद तो आपके साथ लगभग कितने छात्र आए मतलब इंडिया में? मेरे साथ मेरी फ्लाइट में 219 थे। 219। हाँ। अब अपने 219 लोग लगभग अभी तो सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं, लगभग कुछ ही लोग आए हैं ज्यादा फंसे हुए हैं। बहुत ज्यादा फंसे तो हुए। इंडियन एम्बेसी क्या कर रही है वहाँ पर? सरकार का क्या किस तरीके का माहौल दिख रहा है आपको? अब वही है ना, मतलब अभी जो देखने को मिल रहा है, जो भी मतलब उसमें तो ये बताया कि अब स्लोवाकिया में मतलब इंडियन एम्बेसी के बहुत सारे वहाँ से निकाला जा रहा है। अब जल्दी निकाला जा रहा है, मतलब अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे शेल्टर्स में, लेकिन अभी भी सब लोग हैं, बहुत सारे हैं। तो उनका जैसे पूरा सब बंद हो गया, बाहर भी नहीं निकलने दे रहे, जो बचा हुआ खाना था वो भी खत्म होने को आया है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे पूछ रहे हैं तो खाने को तो उनको अच्छे से मिल रहा है, और मतलब ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मिल सब कुछ रहा है, बट ये ना जितनी जल्दी वो लोग निकल पाए, क्योंकि इंडियन एम्बेसी की भी गलती नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग एकदम से किसी का चेकिंग किए बिना कैसे भेज सकते हैं एकदम। और सारे देश थे, देशों के बच्चे फंसे हुए थे, वो तो अपना 2-3 दिन पहले ही निकाल ले गए थे। इंडिया पीछे रह गया, कहीं ना कहीं खामी नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा लोग बट ये था ना कि मतलब अगर ये सब अगर पता होता ना तो पहले अगर हो जाता ना, अब एकदम से कैसे हो जाए ये हमको भी समझा। अब आज ब्लास्ट हो रहा है, आज ही निकल रहा है, तो फिर कहाँ से फ्लाइट किसकी क्या अरेंज होगी, और रेट वगैरह भी कितना 20,000 से 60,000 80,000, ठीक है सबने फ्लाइट का वो भी कर लिया था, बट फिर भी मतलब 1-2 दिन में एकदम से नहीं हो सकता ये सब। अगर ये सब पहले से पता हो ना, अगर 1 वीक का भी टाइम मिल जाता तो सब अच्छे से हो जाता। लेकिन जिनकी फ्लाइट की टिकट्स थी ना 27 के बाद, वो सब लोग ये भी कह रहे हैं कि जो वो राष्ट्रपति है वहाँ के, उनकी कॉमेडी की वजह से ही ये पूरा मुसीबत आई हुई है। प्रेसिडेंट कोई नहीं होगा जो एकदम फ्रंट लाइन बन के, मतलब कीव में जहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है वो वहाँ पे गन लेके खड़ा है, मतलब उसको भी तो कुछ हो सकता है ना, बट फिर भी वो कर रहा है। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि झुक जाते तो ये सब नहीं होता। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्यों झुक जाए। उनका यूक्रेन, मतलब वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? उनका यूक्रेन तो मतलब जो भारतीय अभी और जो फंसे हैं, हाँ। उन्हें जल्द से जल्द सरकार, जैसे आपने तो सब कुछ देखा है वहाँ से, C-17 कुछ फाइटर प्लेन्स भेजे जा रहे हैं। अब तो जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी कल हाँ देखा था, C-17 कुछ फाइटर जेट्स थे, अब उनको भेजा जा रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो क्या लगता है वहाँ के जो नागरिक हैं, नुकसान कितना हुआ है? बस ये ना, जैसे वो कुछ फ्रेंड्स हैं, वो लोग बता रहे थे सूमी में, और इधर अभी किसने बताया था, अभी जस्ट फोन आया था खार्किव में, इधर अभी बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। बट उन लोगों ने बोला है कि ट्रेन वगैरह भी अरेंज कराया गया। अब ये ना कि वो लोग वेस्टर्न पार्ट में, और जो भी बॉर्डर है वो ईस्टर्न पार्ट्स में, तो वहाँ से ट्रैवलिंग करना भी तो बहुत रिस्की है ना। तो लेकिन अभी ट्रेन वगैरह अरेंज कराई गई, अब जितने लोग आ पाएंगे। लेकिन वही ना, हर टाइम वहाँ पे ब्लास्ट का, फिर बंकर्स में जाना, वहाँ के बच्चों को। तो आप कौन से रोमानिया से होकर आई हैं? हाँ, रोमानिया से। अब तो वहाँ पे भी बहुत ज्यादा रश हो चुका है, मतलब पहले पोलैंड में था, अब रोमानिया में हो चुका है। कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं रोमानिया से भी। रोमानिया वाला था, कौन सा वाला था? वायरल ये हो रहा है कि मतलब जैसे स्टूडेंट पहुंच रहे हैं वहाँ पे, तो वो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि जो वहाँ की एम्बेसी है ना, तो वो ये कह रहे हैं हमें इंडियन एम्बेसी ने बताया नहीं, तुम लोग आ गए। अभी हमने पोस्ट देखी, मतलब पहले ये था कि अब वो लोग ये कह रहे हैं कि शायद इंडिया भी रशिया की साइड है, इसलिए वो लोग अंदर नहीं ले रहे। अभी हमने भी जैसे ये देखा था कि वो लोग कह रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो लेकिन ऐसा तो नहीं था, निकल तो रहे हैं बच्चे। बस एक बार बॉर्डर क्रॉस हो जाए ना, उसके बाद दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत वही है बॉर्डर तक। बॉर्डर सबसे बड़ी दिक्कत, इतना सा गेट खुलता है, और वो भी मतलब 3-4 घंटे वेट करते रहो, इतना ज्यादा रश होता है। ऊपर से कहीं ट्रक उनकी एंट्री ले रही है, कहीं कुछ, कोई ट्रक के नीचे आ जाए, क्या हो जाए कुछ नहीं पता। और मतलब इतना रश होता है कि उसके बाद वो लोग इतना सा गेट खोलेंगे और 1 मिनट के लिए खोलेंगे। अब उसी में मतलब फिर बोलते हैं कि लड़कियां जाएंगी, लड़के नहीं जाएंगे, तो फिर वो कंफ्लिक्ट हो जाता है लड़कों का कि हमारे पेरेंट्स नहीं है क्या, हम लोग नहीं जाएंगे क्या। और जब हम थे तब तो 2-3 दिन पहले से ही मतलब जो बॉयज थे वो वेट करते, तो जब उनसे सुनते थे ना कि वो कह रहे हम 2-3 दिन से खड़े, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर ये भी लगता था यार जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। फिर लेकिन मेरा तो ये था कि कुछ बॉयज थे और नाइजीरियन बॉयज थे, उन्होंने बहुत हेल्प की थी। वो लोग एक चेन टाइप का बना लिए थे, और मतलब हम लोग 3rd राउंड में तब गए थे, तो एक ही गर्ल्स की एक लाइन लगी थी और उधर साइड थे सब गर्ल्स। तो उन लोगों ने मतलब ये कहा था कि जब हम लोग जाएंगे एक चेन बना लेंगे और उसमें किसी को आने नहीं देंगे, फिर उधर ही से धक्का मार के, हमें तो पता भी नहीं लगा कब घूम घूम के मतलब गेट से इतना डिस्टेंस होगा मेरा, अंदर भी आ गए। लेकिन बहुत सारे लोगों की चोट भी बहुत। रोमानिया सरकार ने कैसे क्या हेल्प की?
वहाँ पे तो मतलब जैसे हम लोग को वहाँ पे जो शेल्टर्स में रखा गया था वो तो बहुत अच्छे से वहाँ का एनजीओज वगैरह, वहाँ के एनजीओज वगैरह भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। अभी जो पता लग रहा है जो भी सीनियर्स वगैरह भैया लोग रह गए हैं उन लोग को वहाँ पे मतलब बस नहीं मिल रही इंडियन एम्बेसी की तरफ से, मतलब 3 ही बसेस थी शायद, और अब लोग ज़्यादा हो चुके हैं तो वो लोग एनजीओ वाले जो है वो लोग बस अरेंज करा रहे हैं, शेल्टर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, खाने वगैरह का भी सब कुछ वो लोग दे रहे हैं अच्छे से। तो आपके जो दोस्त हैं खारकीव में भी होंगे, कीव में भी होंगे, अभी आपकी जानकारी में है? जो मेरे 20 जो बताया था ना, मतलब जिनकी फ्लाइट 24 को थी, फर्स्ट क्लास जब हुआ था, वो लोग कल मतलब वहां से पोलैंड बॉर्डर जस्ट क्रॉस किए, मतलब तब से 23 से लेके और कल रात में मतलब बॉर्डर क्रॉस कर पाए वो लोग। अभी तो उनका फ्लाइट का कुछ नहीं पता था। कुछ फाइनल ऐसा जो अभी तक इंडियन मीडिया ने ना देखा, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, सारी वीडियोस लीक हो ही चुकी है, हम देख चुके हैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं ऐसा कि मतलब अभी जो पता ना हो सब कुछ पता है सब कुछ। चलिए ठीक है। तो ये थी हमारे साथ प्रज्ञा त्रिपाठी जी जो रोमानिया, यूक्रेन से होकर रोमानिया से इंडिया वापस आई हैं। गुरसाहिगंज में इस समय मैं मौजूद हूँ। प्रज्ञा त्रिपाठी जो हमसे सीधे जुड़ी हुई थी वो अपने आंखों देखा पूरा हाल बता रही थी। चलिए ऐसे कुछ स्टूडेंट और रह गए, उनसे हम बात कराते हैं आपकी, तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए टी भारत।